बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। T20 सीरीज़ में जिम्बाब्वे की टीम ने जो मुकाबला किया और हिम्मत दिखाई, टेस्ट सीरीज़ में इसका अशर अशीर भी दिखाई ना दिया। पहले टेस्ट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के दो अहम रुकन शाहीन शाह अफरीदी और ख़ासकर हसन अली ने जिम्बाब्वे के नातजुर्बेकार कमज़ोर बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। बैटिंग में पाकिस्तान के वो हथियार जो कई इनिंग्स से जंग आलूदा नज़र आ रहे थे वो भी तेज़ होकर चमकने लगे। आबिद अली और इमरान भट्ट की अच्छी ओपनिंग शराकत और फिर फवाद आलम की शानदार सेंचुरी ने जिम्बाब्वे को रन्स के अंबार तले दबा दिया। फिर हसन अली की मैच विनिंग परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को इनिंग्स और 116 रन से शिकस्त देकर 3 साल में पहली मरतबा अवे सीरीज़ में टीम पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच जितवा दिया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में ऐसी पिच जहां बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं था, वहां शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने पहली इनिंग्स में 4-4 विकेटें हासिल की और फिर दूसरी इनिंग में हसन अली की 5 विकेटों ने जिम्बाब्वे की टीम को ज़मी बोस कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी के बाद हसन अली ने भी टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेटें मुकम्मल कर ली और हसन अली ने शाहीन शाह अफरीदी से भी ज़्यादा तेज़ 50 विकेटें हासिल की। उन्होंने ये एजाज़ हासिल करने के लिए 12 टेस्ट मैचों का सहारा लिया। हसन अली ने दूसरी इनिंग में करियर बेस्ट बॉलिंग करते हुए 36 रन के एवज 5 और मैच में मजमूई तौर पर 9 विकेटें अपने नाम की। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैन ऑफ द मैच हसन अली ने कहा कि उनकी वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल था। 2 साल क्रिकेट से बाहर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी फ़िटनेस पर बहुत काम किया था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेलने का काफ़ी तजुर्बा हुआ जिसका फ़ायदा हुआ। जर्नी जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट थी। ऑलमोस्ट 2 साल में जो है वो क्रिकेट से बाहर था और मैं कोई क्रिकेट नहीं था खेल रहा। मल्टीपल इंजरी से जो है वो मैं जो है वो फाइट कर रहा था। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फिटनेस को जो है वो फिट हुआ और वापस जो है आई थिंक मैं यहाँ से सब जो है बोलना चाहूँगा कि जो फर्स्ट क्लास का मैं सीज़न खेला हूँ मुझे वहाँ से बहुत हेल्प मिली है। और फर्स्ट क्लास का सीज़न था भी टफ कंडीशन में था और मैं कम बैक भी कर रहा था और मुझे परफॉर्मेंस भी चाहिए थी कम बैक करने के लिए। तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस हुई है और वो परफॉर्मेंस जो है मैंने कंटिन्यू किया, मैं अपने साथ कैरी किया उसको। तो नेक्स्ट सीरीज़ भी जो है वो पाकिस्तान में थी, साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ थी तो यूज़ टू था उसी पिचेस में जो है वो बॉलिंग करने के लिए। तो इतनी ज़्यादा जो है वो एफर्ट नहीं लगानी पड़ी वहाँ पे। और यहाँ पे जिम्बाब्वे में भी सिमिलर ही कंडीशन है। तो आई थिंक मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है जो मैं फर्स्ट क्लास जो खेली है मैंने सीरीज़। पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आबिद अली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे टेस्ट से फॉर्म हासिल कर ली। हरारे टेस्ट से कबल आबिद अली आखिरी 10 टेस्ट इनिंग में कोई भी निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब नहीं हुए थे। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ उनका बैटिंग खामोश रहा, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 60 रन की इनिंग खेलने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले इमरान भट्ट ने भी अपना टैलेंट दिखा दिया और आखिरी 4 इनिंग में सिर्फ 36 रन बना सके थे। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ वो न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली निफ सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए बल्कि 9 रन की कमी से अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी बना सके। वो 91 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हरारे टेस्ट में जहां हसन अली की शानदार बॉलिंग ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया, वहीं पाकिस्तान की इब्तदाई बल्लेबाजों की सुस्त बैटिंग ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए थे। लेकिन फवाद आलम की मिडल ऑर्डर में अपने साथी बैट्समैनों से कदरे बेहतर स्ट्राइक रेट से बैटिंग और आखिर तक विकेट पर मौजूद रहने की वजह से पाकिस्तान पहली इनिंग में 426 रन का मजमुआ तश्कील देने में कामयाब रहा। फवाद आलम ने 68.62 के स्ट्राइक रेट से 204 गेंदों पर 20 चौकों की मदद से 140 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में अपनी चौथी सेंचुरी भी मुकम्मल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 मज़ीद खिलाड़ियों को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तरफ कर लिया है। इन क्रिकेटर्स में शर्जील खान और शान मसूद भी शामिल हैं। शान मसूद ने साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में बाकायदा तरबियत शुरू कर दी है, जबकि शर्जील खान ने भी कैंप में रिपोर्ट कर दी है और ट्रेनिंग शुरू कर दी है। कोचेस खिलाड़ियों की तकनीक और बैटिंग में बेहतरी पर काम करेंगे। साबिक कप्तान मोइन खान के फर्जंद आजम खान और फास्ट बॉलर समीन गुल को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए मदऊ किया गया है। ये चारों क्रिकेटर्स 7 मई तक नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पसंद नापसंद की बुनियाद पर तलब हो रहे हैं खिलाड़ी या वाकई कारकर्दगी को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है। आज़म खान एक बासलाहियत क्रिकेटर ज़रूर है, मगर गुज़िश्ता कुछ अरसे में उनकी कारकर्दगी पर नज़र डालें तो आज़म खान ने पाकिस्तान सुपर लीग में 2 सीज़न में 15 मुकाबलों में सिर्फ 18.57 की औसत से 260 रन बनाए हैं, जिसमें 50 उनका बेहतरीन स्कोर है और उनका
जो बेहतरीन स्कोर है वो 59 है। एक मरतबा उन्होंने 50 के हिस्से को अबूर किया है। आज़म खान नेशनल T20 कप के टॉप 14 बैट्समैनों में शामिल नहीं। हैरान कुन तौर पर आज़म खान पाकिस्तान कप के टॉप 30 बैट्समैनों में भी शामिल नहीं। आज़म खान नेशनल T20 कप के टॉप बैट्समैनों में 15वें नंबर पर हैं। आज़म खान सेकंड 11 टूर्नामेंट के 2 मुकाबलों में सिर्फ 108 रन स्कोर कर सके। सेकंड 11 में गैर मैरी कारकर्दगी के बावजूद आज़म खान को फर्स्ट क्लास डेब्यू करवा दिया गया। आज़म खान के बाद अब बात कर लेते हैं फास्ट बॉलर समीन गुल की। समीन गुल सेकंड 11 नेशनल T20 कप के तीसरे कामयाब बॉलर है। समीन गुल ने सेकंड 11 नेशनल T20 कप में 5 मैचों में 8 विकेटें अपने नाम की, मगर वक़ास मकसूद और कामरान अफजल बेहतर औसत से 8 विकेटें लेने के बाद भी नज़रअंदाज हो गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर जिनमें खुर्रम मंजूर, कामरान गुलाम, वक़ास मकसूद और तैयब ताहिर शामिल हैं, उनको कब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर तलब किया जाएगा? और न सिर्फ टॉप परफॉर्मर्स बल्कि कारकर्दगी और तकनीकी खराबियों के बायस टीम से ड्रॉप होने वाले सीनियर और बासलाहियत खिलाड़ी असद शफीक, यासिर शाह, हारिस सोहेल, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कब याद आएंगे? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और चलेंगे अमरीकी रियासत टेक्सास, जहां हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट और 8 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले फास्ट बॉलर जलालुद्दीन, जिन्होंने 20 सितंबर 1982 को नियाज़ स्टेडियम हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे मैच में हैट्रिक करके एक ऐसा एजाज़ हासिल किया जो हमेशा उनके नाम से ही मंसूब रहेगा, यानी वनडे क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर होने का एजाज़। इस कारनामे को अंजाम दिए हुए जलालुद्दीन को 39 बरस होने को हैं, लेकिन आज भी वो क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में हमेशा वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले बॉलर की हैसियत से याद रखे जाएंगे। टेक्सास से हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, जो कि अमरीकी जो साउथ वेस्ट टीम है उसके सेलेक्टर के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे जलालुद्दीन साहब आपको। और अमेरिका में जो आप क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो कुछ चीज़ें इस वक्त हमने यहाँ पर बयान की कि ऐसा लग रहा है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नाम तब्दील हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट के जो कोच एकेडमी के डायरेक्टर मुदस्सिर नज़र थे और हारून रशीद साहब थे, उनकी पोस्ट को एक कर दिया गया, लेकिन काम वही हो रहा है जो इससे पहले हुआ करता था, यानी पसंद नापसंद पर फैसले। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मोइन खान साहब के फर्जंद आज़म खान। थैंक यू याया हुसैनी। और जैसा आपने बताया कि जो प्लेयरों के बारे में, तो मैं तो यही कहूँगा कि जाहिर है कि अभी कोई तब्दीली तो आई नहीं है सच, बल्कि ख़राबी इस सेंस में हुई है कि माँ सिवाय 6 टीमों के बाकी क्रिकेट को रोक दिया गया, जो कि एक अजूबा ही कहूँगा कि किसी दुनिया में ऐसा नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिकेट वो होती है जो आपकी ग्रासरूट्स क्रिकेट है, उससे आपके टॉप क्लास प्लेयर डेवलप होते हैं आगे चल के। तो जहाँ तक रही सिलेक्शन की बात, तो उसका तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान टीम की, उसको आप ऐसा समझ लें कि एक उलझा हुआ धागा होता है ना, जब वो उलझ जाए तो उसका सिरा ढूंढना होता है। तो इस वक्त इन्होंने इतना अजीब व गरीब किस्म की विदाउट सिलेक्शन पॉलिसी, विदाउट क्राइटेरिया इतने सारे प्लेयरों को एक जगह जमा कर दिया है। अब उन्हें सिरा नहीं मिल रहा कि हम किस तरह इस धागे को सुलझाएं। तो कभी वो पसंद नापसंद बुला रहे होते हैं, कभी परफॉर्मेंस का बहाना, कभी डोमेस्टिक क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ कंपेयर करने लगते हैं। सपोज असद शफीक को ड्रॉप किया गया, वो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उन्होंने वहाँ पे इतना कुछ परफॉर्म किया हुआ है, आप किसी डोमेस्टिक से उसको थोड़ी रिलेट करोगे। तो ये सारी खराबियाँ इस वजह से हो रही हैं कि इतने सारे जो इन्होंने कभी यंगस्टर को, कभी फिर वही पुराने प्लेयर आ जाते हैं, तो एक धागे को इतना उलझा दिया, अब इनसे सिरा नहीं मिल रहा इनको। तो ये अब इस चीज़ को सही नहीं कर सकेंगे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कभी किसी को पिक एंड चूज पे ले लेंगे टीम में, वो परफॉर्म करेगा फिर नहीं करेगा, तो पहले खिलाते हैं फिर उसको देखते हैं। तो अभी तक इतनी विजडम नहीं है कि आप अपनी विजडम से ये जज कर सकें कि ये फ्यूचर में किस लेवल का प्लेयर है और कब परफॉर्म करेगा। और किसी को आप बहुत ज़्यादा चार्ज दे देते हैं और किसी को बहुत कम दे देते हैं। तो एक पूरा एक समझ लें कि जिसे हम ये कह सकते हैं खिचड़ी पक गई है
अब इसको उनसे सुलझाना इनको मुश्किल हो रहा है। आप अजूबे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सिलेक्शन के मामलात पर जलालुद्दीन साहब, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त मंजर आम पर हैं, जो चीज़ें इस वक्त सामने दिखाई दे रही हैं, वो समझ से बाहर हैं। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मतलब ये है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन परफॉर्मर को बुलाया जाए, उनकी तकनीक पर काम किया जाए, जिनको हम आगे धक्का दे रहे होंगे कि वो अब पाकिस्तान टीम के लिए खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ हमें दिखाई दे नहीं रही। सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक टीम के साथ जिम्बाब्वे में मौजूद हैं। एक फ़र्स्ट क्लास मैच खेलने वाले आज़म खान के ऊपर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोचेस जो हैं वो काम कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है। और वो जो 1 अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है अपने डोमेस्टिक क्रिकेट पर, वहाँ जो उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी हैं वो घरों में बैठे हुए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब जो आप बात कर रहे हैं वही मैं भी इसी बात को सेकंड कर रहा हूँ कि कोई देखें, दो तरह से होता है। एक तो पॉलिसी होती है सिलेक्शन, जिसके तहत आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं कि हम किस लेवल पे किस प्लेयर को कहाँ लेके जाएंगे, और फिर क्राइटेरिया बेस होता है कि सिलेक्शन में जो अपकमिंग प्लेयर हैं, जो डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर परफॉर्मर होते हैं, उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। और जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे अभी हमने शान मसूद को देखा, असद शफीक को देखा, और भी बहुत सारे नाम मैं ले सकता हूँ, कि उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया या ड्रॉप करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। दोनों को एक दूसरे से मिला नहीं सकते। तो बेसिक बात यही है, जिसमें जो खराबी आप बता रहे हैं, उस खराबी की बेसिक वजह यह है जो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, जो टीम मैनेजमेंट के साथ हैं, वो इस काम करने की उस सलाहियत से महरूम है जो कि एक दुनिया में एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, जिसमें सिलेक्शन पॉलिसी और क्राइटेरिया को रख के चीज़ों को किया जाता है, जो कि हम टोटली मिसिंग देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर खेल लेते हैं, फिर बहुत सारे हट जाते हैं, फिर दूसरे पुराने प्लेयर दोबारा आ जाते हैं। अभी आप T20 वर्ल्ड कप में देखिएगा जो होने जा रहा है आगे, उसमें फिर आप देखिएगा कि पुराने प्लेयरों की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, और फिर आप नए प्लेयरों को लेके भी घूम रहे हैं अभी। और अल्टीमेटली जैसे पहले हम इस तरह के बड़े इवेंट में देख चुके हैं, आखिर तक कोई फैसला नहीं हो पाता, और अब भी इसमें भी यही लग रहा है कि कोई फैसला हो नहीं पाया कि हम कौन से प्लेयरों को इस वर्ल्ड कप T20 में खिलाएंगे। अच्छा जलालुद्दीन साहब, एक जनरल परसेप्शन ये लोग ये बात करते हैं कि बिला वजह आप लोग तनकीद करते हैं, बिला वजह आप लोग सवाल उठाते हैं, ना कोई आपकी गुफ्तगू में सर है ना पैर है, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई रिज़ल्ट तो कामयाबी की शक्ल में हम देख रहे हैं। हमने जनूबी अफ्रीका को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ में हराया, हमने जनूबी अफ्रीका को T20 सीरीज़ में हराया, हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में जाकर वनडे सीरीज़ में हराया, हमने जनूबी अफ्रीका को जनूबी अफ्रीका में जाकर T20 सीरीज़ में हराया, हमने जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाकर T20 सीरीज़ में हराया, हमने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट मैच में हरा दिया। तो फिर सिलेक्शन तो ठीक हो रही है, फिर ये सवालात आप क्यों उठा रहे हैं? जी हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की है। देखिए, पहली चीज़ तो डेफिनेटली यही होती है कि अगर टीम के हवाले से आप बात करें तो टीम परफॉर्म करती है तो बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, मगर हम खाली इस परफॉर्मेंस को लेके बाकी चीज़ों को छोड़ दें, ऐसे नहीं हो सकता। डिस्कशन तो हमेशा जब आप जीतते हैं तब भी आप अपनी खराबियों को उसमें से ढूंढ के निकाल के आगे अच्छे होने की कोशिश करते हैं, और जब आप हार रहे होते हैं तब भी आप कर रहे होते हैं। तो इस फेज़ में जो टीम जीत रही है, आपको ये एनालाइज करना है कि किस बेसिस पे जीती है। क्या हम एज ए टीम जीत रहे हैं या हम एक इंडिविजुअल की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से जीत रहे हैं, जो कि हर वक्त कायम नहीं रह सकती। हमें ऐसा स्ट्रक्चर बना के टीम का भी, जिसमें उसकी वैल्यू सेट हो, उनके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हो, उसकी बेस पे अगर हम जीत रहे हैं तब तो आप ये कह सकते हैं क्रिकेट हमारी इंप्रूव हो गई। परफॉर्मेंस ज़रूर इंप्रूव हुई है इस फेज़ में, जो कि हम अगर कंपैरिजन देखें तो कम से कम हम ज़्यादातर उन टीमों से खेलें या होम सीरीज़ में उनसे खेलें जो कंपैरेटिवली वीक टीम है। अभी आप अगर ये कहते हो कि हमें टॉप टीमों में जाना है, तो ये परफॉर्मेंस उसका रिफ्लेक्शन नहीं है। जब आप इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को या न्यूजीलैंड को हराना शुरू करेंगे, तब ये बात आपकी जस्टिफाइबल हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या टीम मैनेजमेंट की, कि देखिए हम तो जीत रहे हैं। जीत ज़रूर रहे इस फेज़ में, पहले भी हम जीतते रहे, मगर फिर हमारा नोज डाउन हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम इस फेज़ में अच्छा कर रहे हैं, और वो कर यूँ रहे हैं कि हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे हमने फ़खर ज़मान को देखा कि आए उन्होंने एकदम से कोई ऐसी चीज़ कर दी जो पहले वो नहीं करते थे, या इस बार हमने देखा है कि बाबर आजम और रिजवान की बेस पे हम खेल रहे हैं, या शाहिन आफरीदी हमारे को एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर जब कभी मिडिल ऑर्डर पे लोड आता है तो वो फेल हो जाता है। कभी हम देखते हैं कि बॉलिंग पिटने लगती है। तो एक चीज़ अच्छी ज़रूर है कि इस फेज़ में हम जीत रहे हैं, और ये उनकी परफॉर्मेंस में आएगा, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। मगर हम तो बात कर रहे हैं जनरल ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की स्ट्रक्चर की, उसकी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें से जो
प्लेयर डेवलप हो रहे हैं, वो क्या हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेवलप कर रहे हैं? मुझे कोई नया प्लेयर बता दें इस पूरे दौर में, जब से 2 साल से ये मैनेजमेंट आई हुई है, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि टीम में आके एस्टैब्लिश हो गया हो? आप मुझे बता दें तो मैं समझू वही एक परफॉर्मेंस, फिर टीम परफॉर्मेंस खराब, फिर बाहर हो गया, फिर दूसरा आ गया, फिर पुराने प्लेयर आ गए। तो जो मैंने कहा ना, ये धागा ऐसा इन्होंने उलझा लिया है, कभी इन्हें सिरा नहीं मिल रहा है, इसको संभाल नहीं सकते। जलालुद्दीन साहब, अगर हम शर्जील खान की बात करते हैं, जो कि अपने 5 साल की जो पाबंदी थी, जिसमें से 2.5 साल सस्पेंडेड थे, गुजारने के बाद एक बार फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं और 2 उन्होंने T20 खेले इस दौरानिए में, लेकिन कोई कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। आपको कुछ अलग मूड में दिखाई दिए वाइट बॉल क्रिकेट में फ़खर जमान, जिस तरह पिछले साल मोहम्मद हफीज़ ने रन्स किए थे। आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी का बोझ इस वक्त रिजवान एंड बाबर आजम के कंधों पर है, लेकिन जो हम ये T20 क्रिकेट में बात कर रहे हैं कि मोइन खान साहब के फर्जंद आज़म खान तो आए ही आए T20 क्रिकेट में, वो इस टीम की ज़रूरत है। 2 सीज़न वो खेल चुके हैं, 150 उन्होंने किया है। आपको लगता है कि इस तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट में एक फर्स्ट क्लास की बुनियाद पर आप खिलाड़ियों को मौका देने लगेंगे, सिर्फ ये कहकर जी ये पावर हिटर हैं, तो ये दुरुस्त समझते हैं आपकी? देखिए, अभी आप पहले आप शर्जील खान को ही ले लें कि जब उनको इस दफ़ा सेलेक्ट किया गया पाकिस्तान टीम में, तो यही प्ली ली गई, बहुत सी चीज़ों को रिलैक्स किया गया। सपोज फिटनेस की बात आई तो सभी ने कहा जी वो तो मैच विनर हैं और वो तो हमें तो ऐसा चाहिए जो मैच जिता सके। फिटनेस ठीक है, होती है, मगर इस केस में हम उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो सही हो जाएंगे या वो 4 दिन की क्रिकेट खेलते रहें। तो अब अगर उन्होंने ये कहा था तो अब आप देखेंगे रिजल्ट क्या है, क्या वो परफॉर्म भी नहीं कर सके और उनको पूरी तरह चांस भी नहीं दिया गया। तो अपनी बात से पलट जाना, तो इसका मतलब उनमें वो विजडम ही नहीं है कि किसी को वो ये समझ सके कि भाई ये प्लेयर किस लेवल का है और कहाँ तक जाएगा, और हर वक्त ट्राई एंड टेस्ट चल रहा है। इसी में हो सकता है कि वो जो है आजम खान, उनको भी इसी बेस पे ट्राई एंड टेस्ट कर लिया, अगर चल गए तो भाई वाह वाह, नहीं चली तो कोई बात नहीं। तो क्राइटेरिया जैसा हम बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि एक फर्स्ट क्लास मैच पे किसी को ले आना या ना लाना, या जो ताबिश खान की बात देख लें जिसने इतनी सारी परफॉर्मेंस की, उसको खिलाना नहीं, या फवाद आलम का केस देख लें, 10 साल उन्होंने सफ़र किया, अब आए तो उन्होंने हर एक सेलेक्टर और पिछले लोगों के मुंह पे चाटे मार रहे हैं कि भाई देखो मैं ये था, आप मुझे ये कह रहे थे, मैंने ये परफॉर्म किया। तो उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। जो लोग ये फैसले कर रहे हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो सिलेक्शन हो या बोर्ड में हो, जिन लोगों को लाया जा रहा है वो ये फैसले नहीं कर पा रहे हैं उनके, जो हम कह सके प्रोएक्टिव। रिएक्टिव अप्रोच है, जब कुछ हो जाता है तो कहने लगते हैं हम देखो हम जीत रहे हैं भाई। तो क्या आप पहले से हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी सीरीज जीतेंगे? क्यों? अपनी स्ट्रेंथ को देख के, दूसरों को देख के। तो वो जो प्रोएक्टिव अप्रोच है वो है नहीं। वो इसलिए नहीं है कि जो जिसको रोल दिया गया है वो उसके लिए उसकी वो काबिलियत नहीं है। सिर्फ पिक एंड चूज, जैसे आपने कहा पसंद नापसंद, वो वही चीज़ चल रही है और उसी में सिलेक्शन में भी चल रहा है, चाहे वो आजम खान हो या दूसरे लोग हो, सबको अपनी पसंद से खिलाया जा रहा है। और अगर वो कर देते तो भाई वाह वाह, देखो हमने तो कर लिया था, नहीं करते तो कह लें हम दूसरे को ट्राई करेंगे। तो ये वाली अप्रोच जो कि विदाउट ग्राउंड्स, विदाउट बेसिस सिलेक्शन है या और भी अपॉइंटमेंट है जिसके पीछे क्राइटेरिया नहीं है, तो कभी भी वो एक लॉन्ग रन पे आपको प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। हमें बार बार ये कहा गया था कि जो नया स्ट्रक्चर आया इससे हम क्वालिटी प्लेयर डेवलप करेंगे, हमारी टीम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी बाय एटीट्यूड, बाय परफॉर्मेंस। हाँ, परफॉर्मेंस आप फिलहाल कह सकते हैं अच्छी, अगर ये सस्टेन कर लें इस परफॉर्मेंस को बहुत देता है और हम क्वालिटी प्लेयर डेवलप करके सामने दुनिया के ले आए लाइक बाबर आजम, तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ भाई ये सिस्टम इनका कामयाब हो गया। और जलालुद्दीन साहब ये भी बता दीजिएगा मुझे कि शान मसूद को आपने टीम से ड्रॉप किया और वो तरबियत लेने के लिए जनूबी अफ्रीका चले गए गैरी कर्स्टन के पास, और जब मीडिया में इस चीज़ का शोर मचा, मीडिया में जब इस बात का चर्चा हुआ, तो अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उनको बुला लिया गया है, ये क्या है? देखिए, इसमें सिंपल इज दैट कि उन्हें ट्रस्ट नहीं है अपनी इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर पर, जब भी तो वहाँ गए कि गैरी कर्स्टन का तो एक नाम है दुनिया में, तो वो ये समझते थे कि शायद मैं वहाँ पे जाके बेहतर ट्रेनिंग लूँगा और बेहतर मुझे आइडियाज़ या बेहतर उनकी डेवलपमेंट होगी, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। अब ये तो बाय फोर्स शायद बुलाए गए होंगे, जो आप कह रहे हैं कि बुला लिया गया है, तो इससे आप खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं अपनी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को। क्योंकि देखें, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो कोचेस अपॉइंट किए गए वो ज़रूर बड़े प्लेयर हैं, मगर डेवलपमेंट में आपको एक क्वालिफाइड होना, अपना बायो मैकेनिक्स, स्पोर्ट्स साइंस को समझना और
अपने एक्सपीरियंस, जो कोचिंग का एक्सपीरियंस है, देखिए दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट खेलना एक अलग स्किल है, कोचिंग करना एक बिल्कुल अलग स्किल को जिसको सीखना पड़ता है। दुनिया से आप सबक सीखें ना, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। तो खाली बड़े प्लेयरों को एज ए आप मेंटोर और एज ए टीम के साथ अटैच कर सकते हैं जिन्होंने क्रिकेट बहुत सारी खेली हुई है। वो डेवलपमेंट में जब तक ट्रेनिंग लेके उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जो दुनिया में लेवल है अच्छे कोचेस का डेवलपमेंट के पॉइंट से। देखिए दो कोचेस होते हैं, एक परफॉर्मेंस कोच जो टीम के साथ होता है, जो एकेडमीज वगैरह में काम कर रहा था वो डेवलपमेंट कोच होता है। तो हमारे पास जो इस वक्त ज़्यादातर कोचेज लगे, वो नाम तो उनके बड़े हैं मगर वो दे आर नॉट ट्रेन एंड क्वालिफाइड कोचेज। तो उनको ना तो बायोमैकेनिक्स रिलेटेड परफॉर्मेंस का आइडिया है, ना उन्होंने इसमें कोचिंग में कोई एक्सपीरियंस हासिल किया, तो वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो अल्टीमेटली जो शान मसूद साहब गए वो इसी चीज़ को देख के वहाँ गए थे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन का एक दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और वहाँ पे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं काम कर सकता जिसने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली हुई। तो ये एक सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, एक उनके आईना दिखाने वाली बात है कि एक आपका मेन प्लेयर जो आपका कॉन्ट्रैक्टेड है वो कहीं और जाके सीख रहा है, और आपका जो इतना बड़ा हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसमें उसने उसको अहमियत नहीं दी, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, अमरीकी रियासत टेक्सास से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई परफॉर्मेंस सेंटर के काम करने के मामलात पर सवालात उठा रहे थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे। इंटरनेशनल जियो-जिस्टू फेडरेशन के तहत वर्ल्ड जियो-जिस्टू टूर्नामेंट में पाकिस्तान जियो-जिस्टू फेडरेशन ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम करके अपनी कामयाबी के सफ़र को जारी रखा है। टीम सिस्टम मुकाबले के तहत दुनिया के 31 ममालिक से मुख्तलिफ ममालिक इस टूर्नामेंट में 373 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी। पाकिस्तानी यंग एथलीट इसरा वसीम और कायनात आरिफ ने 27 मार्च को वर्ल्ड जियो-जिस्टू टूर्नामेंट के जूनियर कैटेगरी में तलाई तमगा हासिल किया। इस परफॉर्मेंस की खास बात यह है कि गोल्ड मेडल जीतने वाली इसरा वसीम और कायनात आरिफ पहली बार वर्ल्ड जियो-जिस्टू टूर्नामेंट 2021 में क्लासिक की जूनियर कैटेगरी इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दोनों एथलीट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से ये एक बड़ी कामयाबी है और इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हम खुशामदीद कहेंगे इसरा वसीम को और कायनात आरिफ को। पहले गुफ्तगू की शुरुआत इसरा आपसे कर लेते हैं, और पहला आपका बैनुल अक़वामी इवेंट और वर्चुअल, और उसके बाद आपको कामयाबी मिलना, कितना आपका हौसला बुलंद हुआ है और अब आगे क्या सोच रही हैं आप? जी डेफिनेटली फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड ई टूर्नामेंट में पाकिस्तान के लिए मेडल लिया और पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। डेफिनेटली जब बात पाकिस्तान की आती है, ग्रीन कलर की आती है, तो फिर किसी चीज़ को नहीं देखते और फिर मेहनत के साथ साथ टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो हमने जियो-जिट्सू वुमेंस की कैटेगरी, वुमेंस की जूनियर कैटेगरी में हमने गोल्ड मेडल लिया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आगे भी पाकिस्तान के लिए इसी तरह डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेशन करके गोल्ड मेडल लाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ऐसा थोड़ा सा समझाइएगा हमें, क्योंकि हम ये जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप और कायनात दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल हैं और दोनों ही को गोल्ड मेडल मिल गया, तो ये किस तरह मुकाबला मुनक्किद हुआ? 373 टीमें इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। आपने अपनी वीडियो किस तरह डाउनलोड की? आपने जो वीडियो थी उनकी ऑनलाइन सेशन में डाउनलोड की या आपने उसको रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाया? जी, इंटरनेशनल जियो-जिट्सू फेडरेशन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था फ़र्स्ट टाइम जियो-जिट्सू के लिए, दैट इज़ ई टूर्नामेंट। तो इसमें ये सबके जितनी कंट्रीज़ थी, आपने बताया 373 टीम्स थी और 31 कंट्रीज़ थी, तो सब कंट्रीज़ के अपने होम ग्राउंड में, अपने स्पेसिफिक होम ग्राउंड्स में उनको पार्टिसिपेट करना था। तो जितनी कैटेगरीज़ थी हमारे पास, मास्टर्स की थी, जूनियर्स की थी, सीनियर की थी, तो उसमें कमेटी ने सेलेक्टेड टेक्निक्स दी थी सब कैटेगरीज़ को। तो जो हमारे पास टेक्निक्स आई थी तो वो हमने, आप देख सकते हैं, अनस्टॉपेबली परफॉर्म किया उसको। और जैसे कायनात के साथ मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन और फुल स्पीड, एक्यूरेसी और वैरायटी के साथ परफॉर्म किया, क्योंकि जो हमारे साथ मद्दे मुकाबले टीम्स थी, दैट इज़ यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया और साउथ एशियन कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश। तो उन दोनों को, एक यूरोपियन कंट्री थी, दूसरी साउथ एशियन थी, तो यूरोपियन कंट्री को ऑब्वियसली एक टफ टारगेट था उन तक पहुंचना। और हमारा इट वाज आवर फर्स्ट
टाइम टू पार्टिसिपेट फॉर पाकिस्तान। तो हमने जब हमने इवेंट का सुना तो हमने 1 महीने पहले से ही अपनी टारगेट ट्रेनिंग बढ़ा दी और अपने ट्रेनिंग के आवर्स बढ़ा दिए। और क्योंकि ये ऑनलाइन हुआ था इवेंट, तो उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस गई थी, तो रिकॉर्डेड वीडियोस हमारी 3 गई थी। तो एज आपके जितने भी रेफरीज़ होते हैं, इंटरनेशनल रेफरीज़ थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। और अच्छा कायनात, अगर मैं आपकी तरफ और मैं आपसे ये सवाल करूं कि अगर आप किसी कंपटीशन में होती, नेशनल कंपटीशन में होती और अगर आप इसरा के साथ मुकाबला करती, तो एक ही को गोल्ड मेडल मिलना था, दोनों को तो नहीं मिलना था। लेकिन यहाँ पर आप दोनों को गोल्ड मेडल मिला, तो आप दोनों ने पहले से तय किया हुआ था कि आपने इतने मुझे किक मारने हैं, मैं आपको इतनी किक मारूंगी, इतनी बार आपने बैक फुट पे जाना है, इतनी बार मैं आपको अटैक करूंगी? नहीं, ये बेसिकली हमारी फ़ाइट नहीं हो रही थी, ये हमारा डुओ सिस्टम था। डुओ सिस्टम में हम दोनों के कॉम्बिनेशन और ये सब पार्टीशन होती है, तो उसमें हम दोनों की ये टेक्निक्स होती हैं, वो हमें परफॉर्म करनी होती हैं। तो उसमें ये नहीं होता कि उसने हमें कितनी किक मारनी, तो उसने हमें इस तरह नहीं होता। तो इसमें हमारे पास 4 टेक्निक्स हमें जो दी गई थी, हमें वो पूरी एक्यूरेट परफॉर्म करनी थी। जिसकी परफॉर्मेंस, जिसकी किक, पंचेस, थ्रो हम उसमें ग्राउंड में आ रहे हैं, जिसकी सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट थी, हर चीज़, तो उसने जो है मेडल टेक किया है। तो इसी तरह मतलब कि जो और कंट्रीज़ थी, जैसे हमने ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश को बीट किया, तो उनके लिहाज से हमारी टेक्निक ज़्यादा अच्छी थी। और उन दो मतलब कि वहाँ पे भी ऐसी था कि दो होते हैं, जैसे मैं और इसरा थे, तो वहाँ पे भी 2 पार्टिसिपेंट्स थे, तो वो दोनों आपस में करते हैं। और जिसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी थी, तो जजेस ने वो उनको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमें पॉइंट्स दिए। कहीं गुस्सा आया आपको कायनात आरिफ के ये तो घर में बैठे बैठे ही हम चैंपियन बन गए, मेडल भी घर पे ही आ गया, अगर जाते जहाज़ में बैठते किसी तीसरे मुल्क में जाते, वहाँ पर मेडल लेते और फिर वहाँ से बैठ के जहाज़ में घर आते और घर वाले इंतज़ार कर रहे होते, एयरपोर्ट पे गलों में जो है फूल डाले जाते, इस्तकबाल होता, मीडिया में बड़ी ख़बरें चलती, इस चीज़ को तशनगी महसूस किया आपने? नहीं, इस तरह की अभी फ़िलहाल तो महसूस नहीं करी, क्योंकि हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट था। अभी आगे क्योंकि ये पैंडमिक की सिचुएशन थी, क्योंकि हम ये चीज़ सब रियलाइज़ करते हैं, तो आगे हम लोग इंशाल्लाह आगे अगर और इवेंट आएंगे तो उसमें जो है हम लोग इसी तरह होगा, हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पैंडमिक की सिचुएशन थी। जैसे ही पैंडमिक की सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, तो फिर उसमें हम आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि ये जो है अभी स्टार्टिंग में हम लोग इसी तरह थे, तो उसमें कोई इतनी मतलब कि ज़्यादा हमें कुछ। तो इस तरह ये बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी में फार्मेसी डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट हैं आप, और आपने जो है अपनी काबिलियत पर दाखिला लिया, लेकिन अब आपको फुल स्कॉलरशिप मिल चुकी है। तो ये जो जिस्टो में आप स्कॉलरशिप लेने के लिए आए या शौक़ था? जुजित्सो में मैं 10 साल पहले आई हूँ, बाकी कराची यूनिवर्सिटी तो मैंने अभी ज्वाइन की है, इट्स माय सेकंड ईयर। तो जुजित्सो में तो मैं 10 साल से हूँ, और 2015 में मैंने नेशनल के लेवल पे डुओ सिस्टम में गोल्ड मेडल लिया है, और अब 6 साल बाद मैंने वर्ल्ड लेवल पे मेडल लिया है। तो ऑब्वियसली एजुकेशन, एकेडमिक की बात करते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके इंस्टीट्यूट पे। वो आपको इंसेंटिव्स देते हैं, वो आपको आपकी अप्रिसिएशन देते हैं, आपको ऑब्वियसली आगे रिवॉर्ड्स देते हैं। लेकिन अभी कोरोना की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस वगैरह भी ऑफ हैं, तो हमारे जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने हमें बुलाया है और उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, लेकिन एक प्रॉपर वो प्रोग्राम और अप्रिसिएशन सेरेमनी वो कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह जब चीज़ें। यानी आप इंतज़ार कर रही हैं। और कायनात, आप बीए कर रही हैं प्राइवेट, तो आप इस गेम की तरफ किस तरह आई? मुझे 3 इयर्स हो गए इस गेम पे आते हुए। मुझे इसका जो है बचपन से ही शौक़ था, तो उसको मैंने अपने शौक़ को पैशन में बदला, और इसको अभी मैं आगे जो है पूरा प्रॉपर वो करूँगी। इसमें स्टार्टिंग से ही जो है जैसे बचपन से ही शौक़ था, तो उसमें फिर मैंने और चीज़ें वगैरह सीखी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी होता है गर्ल्स के लिए। तो सेल्फ डिफेंस सीखने के साथ साथ जो है ना, मैंने इसको अपना ड्रीम बना लिया। ड्रीम बनाते बनाते आज मैं जो है इस मकाम पे पहुंच गई हूँ। चले, हमारी तरफ से आप दोनों को कर रही हूँ। बहुत मुबारक हो कायनात आरिफ और इसरा वसीम के, आपने मेडल जीता, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन जाते जाते इस स्क्रीन पर जो ख़वातीन और जो बच्चियां इस वक्त आपको देख रही हैं, जो इस गेम की तरफ आना चाहती हैं, पहला कायनात आप एंड देन इसरा यू, कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे? मैं अपना पर्सनल ये चाहती, क्योंकि बीइंग अ गर्ल हमें बहुत बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि अभी आप माहौल देख रहे हैं, तो सबको सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए। क्योंकि जुजित्सो में हमारे पास सेल्फ़ डिफेंस की बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह होती हैं, कि अभी भी आप वीडियो में देख लें, हम लोग किक पंच वगैरह, हमारे हाथ पाँव बहुत यूज़ होते हैं। तो अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम स्नैचिंग वगैरह कुछ भी हो जाती है, तो आप लोगों ने अपना सेल्फ़ डिफेंस ज़रूर सीख के रखना है, ताकि कोई भी अगर मिसहैप बाहर हो जाए तो आप उसको सही से प्रॉपर
प्रॉपर आगे जवाब दे सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इतना आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। तो आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए कराची मार्शल आर्ट्स एकेडमी में, ताकि आप लोग भी जो है आगे किसी को मार सकें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आप लोगों उसका अटैक वगैरह आप लोगों को करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि सब गर्ल्स पार्टिसिपेट करें कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खड़े हो सके, किसी और, क्योंकि कोई और नहीं खड़ा होता तो आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है। आप क्या कहेंगी? जी, आपको पता है कि आज हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है, स्पेशली फॉर जो स्ट्रीट वायलेंस होता है और जो लड़कियां जो कोचिंग जा रही होती हैं, जो लड़कियां जो स्कूल से वापस आ रही होती हैं घर डिस्पाइट ऑफ कोरोना, लेकिन उन लड़कियों को ये चाहिए कि वो घर से बाहर निकलें तो वो ये सोच के निकलें कि वो कमज़ोर हैं और वो बिल्कुल भी ऐसी किसी सिचुएशन को, रॉबरीज़ को या किसी भी तरीके की एक्शन को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। वो कर सकती हैं बिल्कुल जब उनके पास वेपन्स नहीं होते तो उनके हाथ और उनके पाँव ही उनके वेपन्स बन जाते हैं और फिर वो कॉन्फिडेंटली इस चीज़ को फेस कर लेती हैं। और मैं कहना चाहूँगी जितनी भी जितने हिडन टैलेंट्स हैं, जिनको लगता है कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हम आगे अपनी सलाहियत को यूज़ करके जो अपना मकसद है उसको पूरा कर सकते हैं या जो एक टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को पैशन के साथ आगे प्रोफेशनल लेकर जाएं और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, तो आगे वो इजीली सब चीज़ों को फेस कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका इसरा वसीम और बहुत शुक्रिया आपका कायनात आरिफ। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए हैं कि आप इसी तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर जो जुस्टू में पाकिस्तान के लिए मज़ीद तमग़े हासिल करें और मज़ीद कामयाबियाँ समेटें। थैंक यू वेरी मच जनाब। बैनुल-अक़वामी सतह पर जो जुस्टू में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने वाली इसरा वसीम और उनके साथ कायनात आरिफ की गुफ्तगू आपने सुनी। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यार हुसैनी को स्कोर के अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।